Hello students, welcome to my channel Let's Study. Today we will do 60 most important MCQs of class 10th history chapter Nationalism in Europe. So let's start the video. First question is, when did French Revolution start? French Revolution कब start हुआ था? Option A 1789, B 1879, C 1780, D 1769. So right option is A 1789. Question number 2. What emphasized the nation of a united community enjoying equal rights under a constitution? Option A La Patrie, the fatherland, and Le Citoyen, the citizen. La Patrie को क्या कहा जाता है? The fatherland, and Le Citoyen means citizen. B French people in common, C French flag, D idea of one nation state. So right option is A La Patrie and Le Citoyen. La Patrie एंड ले सिटियन के अंडर फ्रेंच में इक्वल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर फिक्स किए गए थे. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ मेनी कलर्स डिड द न्यू फ्रेंच फ्लैग हैव? न्यू फ्रेंच फ्लैग में कितने कलर डिसाइड हुए थे? ऑप्शन ए 2, बी ट्राई कलर, सी 4 कलर्स, डी सिंगल कलर. सो राइट ऑप्शन इज ट्राई कलर. 3 कलर डिसाइड हुए थे. क्वेश्चन नंबर 4. बाय whom was the स्टेट जनरल इलेक्टेड? स्टेट जनरल किसके द्वारा इलेक्टेड होते थे? ऑप्शन ए मेन एंड वुमेन, बी एक्टिव सिटीजन्स, सी वुमन, डी सीनियर सिटीजन. सो राइट ऑप्शन इज बी एक्टिव सिटीजन. क्वेश्चन नंबर 5. वट वॉज द न्यू नेम ऑफ स्टेट जनरल? स्टेट जनरल का नया नाम बदलकर क्या रखा गया? ऑप्शन ए फेडरल असेंबली, बी स्टेट असेंबली, सी नेशनल असेंबली, डी पीपल्स असेंबली. सो राइट ऑप्शन इज सी नेशनल असेंबली. क्वेश्चन नंबर 6. वट एक्शन वर टेकन इन द नेम ऑफ द नेशन? ऑप्शन ए आर्मी वॉज फॉर्म्ड, बी सोशल वर्क वॉज डन, सी hymns were composed, oaths were taken, and martyrs commemorated. Custom duties were abolished. D regular meetings were held. So right option is C. hymns were composed. गाने बनाए गए, oaths सेरेमनी हुई और martyrs को याद करने की किया गया. कस्टम ड्यूटी वर अबॉलिश्ड और जो भी कस्टम ड्यूटीज लगाई गई थी वो भी खत्म कर दी गई. क्वेश्चन है व्हाट एक्शन वर टेकन इन द नेम ऑफ नेशन? नेशन के नाम पर फ्रेंच में क्या क्या नए रूल्स बनाए गए? तो नेशन के नाम पर नेशनलिज्म को स्प्रेड करने के लिए नए नए देशभक्ति के गाने बनाए गए. ओथ सेरेमनी की ओथ्स लेनी स्टार्ट की गई. ओथ मीन्स जैसे प्लेज लेना देशभक्ति के लिए, ठीक है. और जो भी मटायर्स हुए थे, जो भी शहीद हुए थे, उनको याद किया गया नेशन के नाम पर, यानी स्टेट के नाम पर नहीं, पूरी कंट्री के नाम पर याद किया गया. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट टाइप ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज सेट अप? क्वेश्चन ए फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, बी सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सी रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, decentralized administrative system. So right option is B centralized administrative system. यहाँ पे फ्रेंच की बात हो रही है. फ्रेंच में किस टाइप का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्टार्ट किया गया? सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. सो राइट ऑप्शन इज बी. क्वेश्चन नंबर 8. रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज एंड डैश बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन. रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज. रीजनल यानी क्षेत्रीय जो डायलेक्ट्स थे उनको डिस्करेज किया गया और बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन. और कौन सी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाया गया? ऑप्शन ए इंग्लिश, बी पोलिश लैंग्वेज, सी फ्रेंच लैंग्वेज, डी इटालियन. सो राइट ऑप्शन इज सी फ्रेंच लैंग्वेज. Question number 8. What was the purpose of Jacobin clubs?
जैकोबिन क्लब्स स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है जैकोबिन क्लब्स के बारे में। तो व्हाट वाज द पर्पस ऑफ जैकोबिन क्लब्स? जैकोबिन क्लब्स का क्या उद्देश्य था बनाने का? टू डीमोरलाइज द पीपल, टू स्पीक अगेंस्ट फ्रांस, सी टू होल्ड एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स, डी टू सोशलाइज अमंग डिफरेंट रेसेस। सो राइट ऑप्शन इज सी, टू होल्ड एक्टिविटीज एंड कैंपेन। Question number 10. What was the result of the activities and campaign held at the Jacobin clubs? जैकोबिन क्लब्स ने जो नेशनलिज्म को स्प्रेड करने के लिए कंट्री में जो कैंपेन और एक्टिविटीज स्टार्ट की थी मोनार्क के खिलाफ, तो उनके क्या उद्देश्य थे, उसका क्या रिजल्ट निकला? ऑप्शन ए, प्रिपेयर द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज टू मूव टू डिफरेंट कंट्रीज, बी, दे ब्रोट अबाउट अनरेस्ट इन द सोसाइटी, C, they brought about crime and destruction, D, there was immediate peace. So right option is 10th का है A, prepare the way for the French armies to move to different countries. Clear? जैकोबिन क्लब्स ने जो भी कैंपेन फ्रांस में चलाए थे उससे फ्रेंच आर्मीज ने डिफरेंट कंट्री की साइड मूव किया, यानी जिससे उन्होंने दूसरी कंट्री पर को अपनी कंट्री में मिलाने के लिए वॉर्स लड़ी। क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट आइडिया डिड द फ्रेंच आर्मी कैरी अब्रॉड थ्रू द रिवोल्यूशनरी वॉर्स? ऑप्शन ए, डिस्पोटिज्म, बी, नेशनलिज्म, सी, वॉर स्ट्रेटजीज, डी, वायलेंस एंड ब्लड शेड। So right option is B, nationalism. फ्रेंच आर्मी कौन सा आइडिया लेकर उन्होंने दूसरी कंट्रीज में वॉर लड़ी? नेशनलिज्म का, यानी देशभक्ति का। क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट टाइप ऑफ रूल्स वाज कैरिड आउट ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग नेपोलियन टाइम? नेपोलियन के टाइम में कौन सा फ्रांस में रूल चलता, किस टाइप का रूल चलता था? ऑप्शन ए, फेडरल रूल, बी, डेमोक्रेसी, सी, मोनार्क, डी, रिपब्लिक। 12 का राइट आंसर है सी, मोनार्की। क्वेश्चन नंबर 13. नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डैश इन फ्रांस। नेपोलियन ने कोई शक नहीं है कि फ्रांस में किस चीज का अंत कर दिया था? ए, मोनार्की, बी, डेमोक्रेसी, सी, फेडरल रूल, डी, सॉवरेनिटी। सो राइट ऑप्शन इज 13 का है फेडरल रूल्स। Napoleon had no doubt destroy in dash in France. Monarchy, B, democracy, C, federal rules, D, sovereignty. So right option is B, democracy. Question number 14. What was the civil code of 1804 also known as? 1840 कोड जो था, जिसे सिविल कोड भी कहते हैं, वो और किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए, द एडमिनिस्ट्रेटिव कोड, बी, कोड ऑफ जस्टिस, सी, नेपोलियन कोड, डी, नेशनल कोड। सो राइट ऑप्शन इज सी, द नेपोलियन कोड। 1804 के कोड किसने स्टार्ट किए थे? नेपोलियन कोड ने कुछ रूल्स बनाए थे जिसको किस नाम से जाना जाता था? नेपोलियन कोड और सिविल कोड ऑफ 1804। क्योंकि ये रूल 1804 में रूल्स स्टार्ट किए गए थे, इसीलिए इसका नाम भी 1804 के नाम से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15. What did Civil Code of 1804 bring out? सिविल कोड 1804 क्या लेकर आया, यानी कि उसमें क्या रूल्स बनाए गए थे? ऑप्शन ए, राइट बाय बर्थ ऑफ ऑल फैसिलिटी ऑफ स्टेट, डी, बी, डिड अवे ऑल द प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, सी, नो राइट टू प्रॉपर्टी, डी, नो राइट टू इक्वालिटी। सो राइट ऑप्शन इज बी, डिड अवे द प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ। यहाँ पे बर्थ के बेस पर जो किसी को प्रिविलेज मिलती थी, छूट मिलती थी, वो सारी ख़त्म कर दी गई। यानी सभी लोग जो भी हैं वो अपनी कैपेबिलिटी, अपनी एबिलिटी के आधार पर ही उनको कोई भी पोस्ट दी जाएगी। अब कोई ये नहीं है कि किंग का बेटा ही किंग बनेगा, ये सारी प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ को ख़त्म कर दिया गया था। और इक्वेलिटी बिफोर लॉ,
स्टार्ट किया गया था। कानून के सामने सभी बराबर हैं, किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी। एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, और राइट टू प्रॉपर्टी को भी सिक्योर किया गया। सो राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 16, विच रीजन वॉज सिविल कोड एक्सपोर्टेड टू? सिविल कोड और किन किन क्षेत्रों में एक्सपोर्ट किया गया है, यानी किस किस कंट्री ने, दूसरी कंट्रीज ने भी उसको फॉलो किया। ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड एंड इटली, बी इटली एंड जर्मनी, सी स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी, डी डच रिपब्लिक इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी। सो राइट ऑप्शन इज 16 का है डी, डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, in Italy and Germany. So right option is D. Question number 17, what change did Napoleon bring about in town? नेपोलियन ने सिटीज में, टाउन्स में क्या नए चेंजेस कर दिए गए थे, यानी क्या नए सिटीज के लिए रूल बनाए थे। ऑप्शन ए गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड, जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन थी वो खत्म कर दी गई थी। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया था। पीजेंट आर्टिशन वर्कर्स एंड न्यू बिजनेस एंजॉयड ए न्यू फाउंड फ्रीडम, पीजेंट आर्टिशन को सिटीज में काम करने की फ्रीडम दी गई। बी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया। सी पीजेंट आर्टिशन वर्कर एंड न्यू बिजनेस हैड टू पे टैक्स, पीजेंट आर्टिशन और वर्कर को बिजनेस, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उन पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया। डी गिल्ड रिस्ट्रिक्शन रिमेन्ड एज दे वर, और गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को जैसी थी वैसे ही रहने दिया गया। सो राइट ऑप्शन इज ए, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी गई थी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया गया था, पीजेंट आर्टिशन को नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए न्यू चांसेस मिलने लगे, उनको नए नए मौके मिलने लगे। सो राइट ऑप्शन इज ए। ये सब कहाँ किया था, ये सब किसने छूट दी थी, नेपोलियन ने, और कहाँ दी थी, सिटीज में। सो राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन डिड नेपोलियन इन्वेड इटली? नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया था? ऑप्शन ए 1777, बी 1797, सी 1787, डी 1767। सो राइट ऑप्शन इज बी 1797। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन वाज नेपोलियन डिफीटेड? नेपोलियन कब डिफीट हुआ था, यानी कब हारा था? नेपोलियन ने देखिए आसपास के बहुत सारी कंट्रीज पर कब्जा कर लिया था, नेपोलियन ने जीत लिया था, लेकिन कौन से वॉर में नेपोलियन हार गया था? तो ऑप्शन ए 1815, बी 1820, सी 1817, डी 1821। सो राइट ऑप्शन इज ए 1815। 1815 में ही वियना की ट्रीटी हुई थी, और जिस लड़ाई में नेपोलियन हारा था उसको किस नाम से जाना जाता है? वाटरलू के नाम से। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, नेपोलियन कौन सी लड़ाई में हारा था? 1815 में वाटरलू, यानी वाटरलू जगह पर जहां पे लड़ाई हुई थी वहां पे हार गया था। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट? इंडस्ट्रियलाइजेशन फ्रांस के किस और जर्मनी के किस स्टेट में स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई? 18th सेंचुरी, बी लेटर 18th सेंचुरी, सी 19th सेंचुरी, डी मिड 18th सेंचुरी। सो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है 19th सेंचुरी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज लिबरलिज्म? लिबरलिज्म टर्म का मतलब क्या है? लिबरलिज्म डिराइव फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीनिंग फ्री, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। बी एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, सी इक्वल रूल्स फॉर ऑल, डी लिबर्टी टू द अपर क्लासेस। सो राइट ऑप्शन इज ए लिबरल। लिबरलिज्म ड्राइव फ्रॉम लेटिन, ये लिबरलिज्म वर्ड कहाँ से लिया गया है? लेटिन लैंग्वेज से लिया गया है। इसका मतलब होता है फ्री, फ्रीडम फॉर ऑल इंडिविजुअल, सभी लोगों के लिए कानून के सामने सभी लोगों को इक्वालिटी मिलेगी। सो राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज सफरेज? सफरेज का मतलब क्या होता है? राइट टू प्रॉपर्टी, बी राइट टू जस्टिस, सी राइट टू वोट, डी राइट टू कंप्लेन। सो राइट ऑप्शन इज 22 का है सी राइट टू वोट।
In revolutionary France, the right to vote and to get elected was granted exclusively to. In revolutionary France, जब फ्रांस में revolution चल रहा था तो right to vote and get elected was granted exclusively to property owning man, all men and women, upper classes. So right option is A, property owning man. जब रेवोल्यूशनरी फ्रांस में रेवोल्यूशन चल रहा था तो राइट टू वोट किन लोगों को मिला था, यानी किन लोगों को वोट डालने की परमिशन मिली थी? प्रॉपर्टी ओइंग मैन, यानी जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है सिर्फ वही लोग वोट डाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन वाज द कस्टम यूनियन एट जोलोवरिन फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया एंड जॉइंड बाय द मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट। सबसे पहले तो ये देखिए जोलोवरिन जो था कहाँ कहाँ स्टार्ट हुआ था, प्रूशिया में और जर्मन स्टेट में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। जोलोवरिन जो था, जो एक रूल बनाया गया था, और क्या बनाया गया था? कस्टम यूनियन। ये दो क्वेश्चन तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर ही मिल गए। जोलोवरिन जो था वो क्या था? कस्टम यूनियन एक्ट था, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे लागू हुआ था? प्रूशिया और जर्मन स्टेट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जोलोवरिन जर्मन स्टेट और प्रूशिया में कब लागू हुआ था? 1836, बी 1834, सी 1837, डी 1835। सो राइट ऑप्शन इज बी 1834। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डिड द कस्टम यूनियन और जोलोवरिन डू? कस्टम यूनियन एक्ट और जोलोवरिन, जिसे जोलोवरिन को ही कहा जाता है एक्ट कस्टम यूनियन 1834। तो ये इसका कार्य क्या था? ये क्या करता था? ए, अबॉलिश टैक्स को ख़त्म कर दिए थे इसने, जोलोवरिन एक्ट ने। अबॉलिश टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम द ओवर 30 ऑफ 2। सी, abolish tariff charges and reduce the currencies to 5. D, only abolish tariff barriers. So right option is B, abolish tariff barriers. उन्होंने टैरिफ बैरियर्स को रिड्यूस कर दिया था और टैक्सेस को भी 30 से कम करके कितने बना दिए थे? 2। कितने बना दिए थे? 2 टैक्सेस रिमेन रखे थे, बाकी सारे खत्म कर दिए थे। Option B is right. Abolish tariff barriers and reduce the number of currencies over 30 to 2. स्टूडेंट्स, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जोलोवरिन ने कितनी करेंसीज को बैन किया था? 30 to 2, यानी 30 पहले थी और कम कर कर कितनी कर दी? 2 रह गई, तो को अलाउ किया था। तो कितनी अबॉलिश कर दी? 28 को बैन कर दिया था। पहले एक कंट्री में मतलब कि 28 करेंसीज चल रही थी, उनको हटा दिया था। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट वाज कंजर्वेटिव्स? कंजर्वेटिव्स क्या है? ए, स्ट्रिक्ट रूल्स ऑन सोसाइटी, बी, सोशल नॉर्म्स बिकम कंजर्वेटिव्स, डी, monarch the church social hierarchies, property and the family should be preserved, डी, different norms from different classes। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है सी, monarchy, the church, social hierarchies, property and the families should be preserved। कंजर्वेटिव्स कौन थे? कंजर्वेटिव स्टूडेंट्स, कंजर्वेटिव थे जिनका नेपोलियन से वो कंट्रीज कंजर्वेटिव कहलाती थी जिन्होंने नेपोलियन को डिफीट किया था। कब किया था? 1815 में वॉटरलू की वॉर में नेपोलियन को हराया था। तो वो जितनी भी कंट्री थी उनको हम याद कर सकते हैं प्रब के नाम से। प्रब, पी से प्रूशिया, आर से रशिया, ए से ऑस्ट्रिया और बी से ब्रिटेन, ठीक है। ये चारों कंट्रीज को क्या कहा जाता था? प्रब। प्रब मीन्स कंजर्वेटिव्स। इन कंजर्वेटिव ने नेपोलियन को क्यों हराया था? नेपोलियन को हराने का रीज़न क्या था? नेपोलियन ने जो 1804 के कोड बनाए थे, 1804 जो कोड बनाया था और उसने बहुत सारी कंट्रीज़ के पार्ट्स को कब्जे में कर लिया था, जिसकी वजह से ये कंट्रीज़ क्या थी? नेपोलियन से नाराज़ थी और उन्होंने नेपोलियन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, क्योंकि उसने जो मोनार्क के सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था और जिसकी वजह से ये चाहते थे कंजर्वेटिव, यानी हमें अपना पुराना कल्चर, पुराना ट्रेडिशन जो यूरोप में उस टाइम चल रहा था कि मोनार्क सिस्टम चल रहा था,
और किंग के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था, उसको नेपोलियन ने बैन कर दिया था, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। वो चाहते थे कि हमारा पुराना जो सिस्टम है उसको हम कंजर्व कर लें, इसीलिए उनको किसके नाम से जाता है, कंजर्वेटिव्स, यानी पुराने जो उनके रूल्स थे उनको दोबारा से कंजर्व करना, बचाना, ये इनका मेन एम था। इसलिए इनको किस प्रब ये जो कंट्रीज थी, चारों कंट्री, इनको कंजर्वेटिव्स कहा जाता था। तो ये इनका मेन एम क्या था, मोनार्क, द चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली शुड बी प्रिजर्व, इन सबको बचाया जा सके, जो कि नेपोलियन ने खत्म कर दिया था। आपको याद होगा कि नेपोलियन ने प्रिविलेज बाय बर्थ को भी अबॉलिश कर दिया था, यानी बर्थ से किसी को जो प्रिविलेज मिल रही हैं, उनको फ्रीडम मिल रही है, वो सब खत्म कर दी थी। और ये जो कंट्रीज थी, बड़ी बड़ी कंट्रीज, प्रब, ये इसके खिलाफ थी कि नेपोलियन ने जो पुराने इतने ट्रेडिशनल रूल्स चले आ रहे हैं, जो कि किंग्स को प्रिविलेज मिलती हैं, छूट मिलती हैं, ये सब खत्म कर दी हैं, ये गलत है, इसीलिए वो नेपोलियन के अगेंस्ट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 27, When did the Treaty of Vienna take place and who were the participants? Option A 1816 Britain, Russia, Prussia. B 1815 Britain, Russia, Prussia, Austria. C 1820 Britain and Russia. D 1817 Russia, Prussia and Austria. स्टूडेंट्स, ये अभी मैंने आपको कराया, ट्रीटी ऑफ वियना कब हुई थी, 1815 में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी, 1815 में हुई थी। और किस कंट्री के बीच में हुई थी, नेपोलियन को उन्होंने डिफीट कर दिया था। किन्होंने डिफीट किया था, प्रब। यहाँ पे देखिए 1815 प्रब, पी से प्रूशिया, रशिया, ए से ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन, प्रब बन गया ना, PRAB। तो इन सभी को कंट्रीज को क्या कहा जाता है, इन सब के ग्रुप को कहा जाता था कंजर्वेटिव्स भी। सो राइट ऑप्शन इज, ट्रीटी ऑफ वियना किस किस के बीच में हुई थी, 4 कंट्रीज के बीच में, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, 1815 में हुई थी। सो राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 28, हु वॉज द गिज़ेप्पे मैज़नी, व्हाट डिड ही डू? ऑप्शन ए फ्रेंच रिवोल्यूशन फॉर्म्ड ग्रुप, बी ब्रिटिश स्टेटमेंट गेव अ स्पीच, सी रशियन politician wrote a book, D Italian revolutionary founded 2 underground society, Young Italy in Marseille and Young Europe in Bern and opposed monarch. So right option is, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन है डी। मेज़िनी कौन था, इटालियन रेवोल्यूशनरी था और उसने 2 सोसाइटी बनाई थी, यंग इटली और यंग यूरोप। क्लियर? Who said, when France sneezed, the rest of Europe catches cold? किसने कहा था कि जब फ्रांस को छींक भी आती है तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता है? ऑप्शन ए नेपोलियन, बी मेज़नी, सी मेटनिक, डी लुइस फिलिप। सो राइट ऑप्शन इज सी मेटनिक। Question number 30. What happened at the Treaty of Constantinople of 1832? कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 में एक ट्रीटी हुई थी, उसका क्या रिजल्ट निकला? ऑप्शन ए रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ, बी स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंट अमंगेस्ट द ग्रीक बिगेन, सी ग्रीस वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ इंडिपेंडेंट नेशन, D. European civilization and mobilized republic opinion to support the struggle against a Muslim empire. So right option is 30 का right option है C. Greece was recognized as independent nation. Right option is C. Greece was recognized as an independent nation. 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपल ट्रीटी के अंडर ग्रीस को इंडिपेंडेंट मिल गई थी, लेकिन उनका स्ट्रगल जो क्वेश्चन है वो कब हुआ था, 1821 में। 1821 में ग्रीस के लोगों ने स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया था फॉर इंडिपेंडेंस, बट उनको इंडिपेंडेंस मिली थी 1832 में। और कौन सी ट्रीटी के अंडर मिली थी, कॉन्स्टेंटिनोपल के अंडर। कौन सी ट्रीटी थी वो, कॉन्स्टेंटिनोपल। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ट्रीटी का नेम पूछा जा सकता है, अंडर विच ट्रीटी ग्रीस गॉट इंडिपेंडेंस। सो आंसर बनेगा कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832।
तो आपको दोनों क्वेश्चन को अच्छे से कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 31, इन विच ईयर डिड लुइस फिलिप्स फ्ली एंड द नेशन असेंबली वॉज प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक? ऑप्शन ए 1846, बी 1848, सी 1845 और डी 1847। किस ईयर लुइस फिलिप्स फ्ली यानी भाग गया था एंड नेशनल असेंबली वॉज प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, और नेशनल असेंबली को रिपब्लिक घोषित कर दिया गया था? तो राइट ऑप्शन है बी 1848। Question number 32. When Prussia took on leadership of the movement of national unification, who was the chief architect of the movement? जब प्रूशिया ने यूनिफिकेशन का निश्चय किया, प्रूशिया ने किसका यूनिफिकेशन किया था? जर्मनी का यूनिफिकेशन किया था। तो प्रूशिया ने जब जर्मनी के यूनिफिकेशन का जिम्मा लिया, यानी जब प्रूशिया ने जर्मनी के यूनिफिकेशन करने का डिसीजन लिया, तब वहाँ का कौन चीफ आर्किटेक्ट था? इस मूवमेंट को किसने पूरा किया? ऑप्शन ए ओटो वन बिस्मार्क, बी केसर विलियम वन, डी गिउसेप्पे मैज़नी, डी मेटरनिख। सो राइट ऑप्शन इज ए ओटो वन बिस्मार्क। 32 का राइट आंसर है ए ओटो वन बिस्मार्क। कौन था बिस्मार्क? कौन था ओटो वन बिस्मार्क? था प्रूशिया का चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया। So right option is A. Question number 33. How many wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Prussian victory and completed the process of unification? Students, अभी हमने क्वेश्चन किया कि प्रूशिया ने जर्मनी का यूनिफिकेशन करने का डिसीजन लिया था, लेकिन इसको किसने किया था? प्रूशिया के चीफ मिनिस्टर में इसने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका रहा था? चीफ मिनिस्टर बिस्मार्क का। बिस्मार्क ने जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए 3 लार्ज वॉर्स लड़ी थी। कितने ईयर्स में? 7 ईयर्स में। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बिस्मार्क ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी थी? 3 लड़ाइयाँ लड़ी थी, और कितने सालों में लड़ी थी? 7 ईयर, ओवर 7 ईयर्स। हाउ मेनी वॉर्स ओवर 7 ईयर्स? तो 3 वॉर्स लड़ी थी। कितने? ओवर 7 ईयर्स। तो राइट ऑप्शन इज 3 बी 3 वॉर्स। तो कितनी लड़ाइयाँ लड़ी थी बिस्मार्क ने? 3 वॉर्स लड़ी थी ओवर 7 ईयर्स। 7 सालों में 3 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है किन किन कंट्री के साथ लड़ी थी? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बिस्मार्क ने किन किन कंट्रीज के साथ जो है उनकी वॉर हुई थी। ऑप्शन ए आपके आंसर बनेंगे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। क्लियर? और इसके बाद ही इन तीनों जो वॉर के बाद जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया था। तो आपको इस क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं कि कितनी वॉर्स लड़ी थी उस बिस्मार्क ने? 3 वॉर्स लड़ी थी, ओवर 7 ईयर्स लड़ी थी। किन किन कंट्रीज के साथ लड़ी थी? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के साथ लड़ी थी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 34. In January 1871, who was proclaimed German Emperor in ceremony held at Versailles? Option A, William II, Otto B, Otto Bismarck, C, Kaiser William I, D, Metternich. So right option is C, Kaiser William I. हाँ जी, अभी हमने कहा कि जर्मनी का यूनिफिकेशन किसने करा था? प्रूशिया के राजा ने कहा था। किसको कहा था? अपने चीफ मिनिस्टर को कहा था, जो कि बिस्मार्क था। बिस्मार्क ने 3 वॉर्स लड़ी 7 ईयर्स में और जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट कर दिया था। तो जर्मनी का यूनिफिकेशन कब कंप्लीट हुआ था? ये क्वेश्चन बनता है इन जनवरी 1871। 1871 में ये कंप्लीट हो जाता है, जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है आफ्टर 3 वॉर्स। ठीक है। अब
हु वॉज प्रोक्लेम जर्मन एम्परर, जर्मन का एम्परर कौन बनेगा? जब जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसका कोई ना कोई तो किंग बनेगा, तो उसका किंग कौन बना था जब कंप्लीट यूनिफिकेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जो भी कोई कंट्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, सपोज देखिए ये छोटी छोटी कंट्रीज बनी हुई हैं, तो प्रूशिया के किंग ने डिसाइड किया कि इन सब कंट्रीज को एक बना दिया जाए, तो इनको एक बना दिया जाए। तो इनको एक करने के लिए देखिए अपने आप तो ये कंट्रीज अपनी मर्जी से तो नहीं होगी, यहाँ पे भी कोई किंग बना हुआ है, यहाँ पे भी कोई किंग, यहाँ पे भी कोई किंग, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो एक छोटे छोटे पार्ट्स को डिवाइड करके सभी किंग बने हुए हैं। तो प्रूशिया ने इन सबको यूनिफिकेशन कर दिया, यानी इनके साथ लड़ाइयाँ लड़कर क्या किया, इन सबको एक कंट्री बना दिया। क्या बना दिया? एक कंट्री। इसी को कहा जाता है यूनिफिकेशन, कि इस पार्ट का क्या कर दिया गया, यूनिफिकेशन, यानी उनको एक यूनिट बना दिया, जो कि पार्ट्स में डिवाइडेड थे उनको एक यूनिट बना दिया। अब इस पूरी यूनिट का किंग कौन बनेगा? केसर विलियम वन। और केसर विलियम कौन था? प्रूशिया का किंग था। अब देखिए जिसने डिसीजन लिया है, जो मेहनत कर रहा है इसके यूनिफिकेशन का, तो वही बेनिफिट लेगा। तो प्रूशिया के किंग ने ही यूनिफिकेशन करवाया था, तो इसका किंग भी कौन बनेगा? यूनिफिकेशन, आफ्टर यूनिफिकेशन हु प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ जर्मन, जर्मन का एम्परर कौन बनेगा? केसर विलियम वन। सो राइट ऑप्शन इज केसर विलियम वन, सी ऑप्शन इज राइट। 35. Who had sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic in the 1830s? Option A. Metternich, B. Ottoman Bismarck, C. Giuseppe Mazzini, D. Napoleon. तो क्वेश्चन 35 का राइट ऑप्शन है मेज़नी, गिउसेप्पे मेज़नी। Who had sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic in 1830s? 1830s में किसने यूनिफिकेशन का काम इटली का स्टार्ट किया था? यानी इस आपके सिलेबस में 2 कंट्रीज का यूनिफिकेशन की बात है, एक तो इटली की, आपको ध्यान रखना है, इटली की, और किसकी है? जर्मनी की, जर्मन यूनिफिकेशन एंड इटली यूनिफिकेशन। तो इटली का यूनिफिकेशन कब स्टार्ट हुआ था? 1830 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1830 में यूनिफिकेशन स्टार्ट हुआ था। और हु स्टार्टेड दिस? इसका फर्स्ट एफर्ट किया था गिउसेप्पे मेज़नी ने, लेकिन इसके एफर्ट्स पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहे थे। उसके बाद काउर ने इसमें पार्टिसिपेशन लिया एंड आफ्टर दैन गैरिबाल्डी ने भी लिया। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इटली के 3 मेजर रेवोल्यूशनरी, यानी जो जिन्होंने इटली यूनिफिकेशन को सपोर्ट किया था, वो कौन कौन से थे? फर्स्ट इज मेज़नी, देन कावर एंड थर्ड इज गैरिबाल्डी। तो फर्स्ट एफर्ट किसके रहेंगे? 1830s के मेज़नी के। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे ईयर पूछा जा सकता है 1830 के नियर कौन था। 1813 में किसने एफर्ट्स किए थे? मेज़नी ने। और यहाँ पे आपको याद होगा मेज़नी ने ही यंग इटली और यंग यूरोप 2 सोसाइटीज बनाई थी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 36। In 1861, who proclaimed king of United Italy? Victor Emile II, B. Caesar William I, Napoleon, D. Mazzini. So right option is 36 का right option है A, विक्टर एमिनस सेकेंड। तो यहाँ से भी स्टूडेंट्स आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं कि इटली का यूनिफिकेशन कब कंप्लीट हुआ था? 1861 में कंप्लीट हुआ था। जैसे ही मैंने आपको बताया कि 1830 से यूनिफिकेशन स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद इसको किसने किया था? मेज़नी ने एफर्ट लगाए थे, यंग इटली भी बनाई थी इसके लिए, लेकिन उसको सक्सेस नहीं मिली थी यूनिफिकेशन में। उसके बाद कावूर, और उसके बाद गैरिबाल्डी। ये 3 मेन हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए थे। तो कावूर जो सेकंड नंबर पे है, ये कौन था? पिडमोंट सर्डिनिया का चीफ मिनिस्टर था, और उस टाइम चीफ मिनिस्टर तो कावूर था। कावूर जैसे कि प्रूशिया के किंग ने बिस्मार्क को कहा था यूनिफिकेशन के लिए, इसी तरीके से पिडमोंट सिडमोंट का जो चीफ का जो किंग था वो कौन था? विक्टर एमिनल सेकेंड था, और उसने अपने चीफ मिनिस्टर कावूर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी टू यूनिफिकेट द इटली। क्लियर? तो कावूर के एफर्ट्स भी रहेंगे इसमें, और आफ्टर दैट गैरिबाल्डी। क्लियर? तो जो
पिडमंट सर्डिनिया का जो किंग था वही यूनिफिकेशन के बाद यूनाइटेड इटली का राजा बना, एम्परर बना। सो राइट ऑप्शन इज विक्टर एमेनुएल। क्वेश्चन नंबर 37, Dash is perhaps the most celebrated of Italian freedom fighters 1807 to 82. 37 is perhaps the most celebrated of Italian freedom fighters 1807 to 1882. Option A, Giuseppe Mazzini, B. Metternich, C. Otto von Bismarck, or Garibaldi. So right option is 37 D. Garibaldi. 38. Which area was the most serious source of nationalist tension in Europe after 1871? Which area was the most serious source? ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से। सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871। आफ्टर 1871 यूरोप का सबसे मोस्ट सीरियस एरिया कौन सा था नेशनलिज्म के लिए? क्यों कौन था? साउदर्न यूरोप, बी मिड यूरोप, सी बाल्कन स्टेट, डी स्टेट्स ईस्टर्न स्टेट। सो राइट ऑप्शन इज सी बाल्कन स्टेट। 38 का राइट आंसर है सी। स्टूडेंट्स देखिए आफ्टर बाल्कन रीजन जो था उसमें बहुत ही फिजिकल डाइवर्सिटी थी और वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज भी थे, तो जो यूरोप की बिग कंट्रीज थी वो उसको कैप्चर करना चाहती थी, उसको अपने अंडर लेना चाहती थी। इसीलिए वहाँ पे क्या था, कॉन्फ्लिक्ट्स चलते जा रहे थे। ये बड़ी बड़ी कंट्रीज आपस में लड़ रही थी क्योंकि वो सब किस पर कंट्रोल करना चाहती थी? बाल्कन स्टेट को अपने अंडर करना चाहती थी। तो वहाँ पे क्या चल रहा था? मोस्ट सीरियस सोर्स बन गया था वो, वहाँ पे टेंशन ज़्यादा चल रही थी। क्लियर? और बाल्कन रीजन किसके अंडर आता था? ओटोमन अंपायर के। किसके अंडर आता था? ओटोमन अंपायर के अंडर आता था। किसकी रूलिंग चल रही थी वहाँ पे? ओटोमन अंपायर के। सो राइट ऑप्शन इज सी। आफ्टर 1871 यूरोप में कौन सबसे सीरियस रीज़न था जहाँ पे टेंशन चल रही थी? बाल्कन स्टेट। और क्यों चल रही थी? क्योंकि जो इसकी रिसोर्सेज पर सभी बड़ी बड़ी कंट्रीज कब्जा करना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 39, ईच पावर रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी वॉज कीन ऑन countering the hold of other powers over the Balkan. This became one of the major reasons for First World War, B. Second World War, C. Fall of the Ottoman Empire, D. Integration of the Balkan state. तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट ऑप्शन है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। स्टूडेंट अभी मैंने आपको बताया कि बाल्कन रीजन पर देखिए बड़ी बड़ी कंट्रीज रशियन, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी ये सब क्या करना चाहती थी? अपना होल्ड करना चाहती थी। क्लियर? और किस पर करना चाहती थी? बाल्कन रीजन पर करना चाहती थी, जिससे क्या हो रहा था? कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता ही जा रहा था। और जो किसका कारण बना? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। यानी 1871 में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे वो किसका रीजन बन गए? वर्ल्ड वॉर का। तो ये किसका कारण बना? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन वॉज आयरलैंड फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम? आयरलैंड को फोर्सिबली किस में मिला लिया गया? यूनाइटेड किंगडम में। कब मिलाया गया था? ऑप्शन ए 1798, बी 1801, सी 1800, डी 1799। सो राइट ऑप्शन इज बी 1801। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयरलैंड को कब यूनाइटेड किंगडम में मर्ज किया गया था? 1801 में। क्वेश्चन 41, अ यूटोपियन सोसाइटी इज, what is the meaning of a utopian society? Option A, a society under a benevolent monarch, B, a society that is unlikely to even ever exist, third, a society under the control of a chosen few wise men, fourth, a society under parliamentary democracy. So right option is 41 का right option है B. 2 and 3 is right. 2 and 3 is right.
क्लियर। अ सोसाइटी दैट इज अनलाइकली टू इवन एग्जिस्ट, उससे पहले कोई ऐसी सोसाइटी नहीं हुई थी। अ सोसाइटी अंडर द कंट्रोल ऑफ अ चूजन फ्यू वाइज मैन, यानी सोसाइटी पर कुछ वाइज पर्सन का कंट्रोल था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 42, chosen the correct nationalist for of the artist Frederick Suryo was who visualized in his painting a society made of democratic and social republic. Option A German, B Swiss, C French, D American. 42 का राइट आंसर है सी फ्रेंच, यानी फ्रेडरिक सूर्यो कौन सी कहाँ से बिलोंग करते थे? फ्रेंच। ही वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट। क्लियर। इसने 4 पेंटिंग्स बनाई थी नेशनलिज्म को स्प्रेड करने के लिए, की फीलिंग्स को स्प्रेड करने के लिए। क्लियर। तो फ्रेडरिक सूर्यो कहाँ के थे? फ्रेंच के थे। 43, Ernest Renan believed that the existence of nation is a necessity because Ernest Renan believed that the existence of nation it is necessity because it ensure protect to all inhabitants, it ensure liberty to all inhabitant citizen, C it ensure parliamentary from the government to its inhabitants, D it ensures job and good health to all its inhabitants. तो अर्नेस्ट ने नेशन में बिलीव किया था कि नेशंस इज अ नेसेसिटी, कि देश होना चाहिए। नेशंस मीन्स नेशनलिज्म को स्प्रेड करना चाहिए, लोगों में अपनी देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, नेशनलिज्म की भावना होनी चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए, क्योंकि इट इंश्योर लिबर्टी टू ऑल इनहेबिटेंट सिटीजन। इससे क्या मिलेगी? उस एरिया के सभी सिटीजन को लिबर्टी मिलेगी। सो राइट ऑप्शन इज बी, इट इंश्योर्स लिबर्टी टू ऑल इनहेबिटेंट्स सिटीजन। क्वेश्चन नंबर 44, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली? ये क्वेश्चन अभी हमने किया था, आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा, फिर भी करते हैं। ऑप्शन ए ओटो वन बिस्मार्क, बी गिउसेप्पे मैज़नी, डी सी मेटरनिक, डी जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। सो राइट ऑप्शन इज बी मेज़नी। क्लियर। ओटो वन बिस्मार्क कौन था? प्रूशिया का चीफ मिनिस्टर था, प्रूशिया का चीफ मिनिस्टर था। गिउसेप्पे मैज़नी इटालियन था, और इसने क्या किया था? यंग इटली और यंग यूरोप बनाया था। 1830s में इसने स्ट्रगल करना स्टार्ट किया था फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इटली। मेटरनिक वॉज ऑस्ट्रियन, मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रियन था, और उसने ये भी कहा था कि जब फ्रांस को स्नीज होता है तो पूरे यूरोप में कोल्ड हो जाता है। क्लियर। ये एक स्टेटमेंट जो इसकी बहुत फेमस रही है, और ये ऑस्ट्रिया का था। और इसने एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 1815 में जो ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था, उसको होस्ट भी, उस मीटिंग को होस्ट भी मेटरनिक ने किया था। उसको होस्ट भी किसने किया था? मेटरनिक ने किया था। ये क्वेश्चन आ सकता है। 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना का जो मीटिंग हुई थी ये ट्रीटी के लिए, तो उसको किसने होस्ट किया था? मेटरनिक ने किया था। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करता था? ऑस्ट्रिया से। क्लियर। जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, जॉन गॉटफ्राइड हर्डर जो है, जॉन गॉटफ्राइड हर्डर वॉज द जर्मन फिलोसफर। ये कौन थे? जर्मन फिलोसफर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हु वॉज जॉन गॉटफ्राइड हर्डर? वो कौन थे? जर्मन फिलोसफर थे। और जो उसके बारे में कहा जाता है, ही वॉज अ रोमांटिक्स। रोमांटिक्स का मतलब होता है जो पोइट्री के थ्रू, यानी सॉन्ग्स पोइट्री के थ्रू नेशनलिज्म को जिसने स्प्रेड किया था, उसको रोमांटिक फिलोसफर भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो रोमांटिक लाइक जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्राइड हर्डर हेल्ड द व्यूज दैट ट्रू जर्मन कल्चर कुड बी डिस्कवर्ड ओनली अमंग द कॉमन पीपल। उनका मानना था कि गॉटफ्राइड हर्डर का, कि जो कॉमन पीपल हैं उनके अंदर नेशनलिज्म ज़्यादा स्प्रेड करना चाहिए, ना कि जो अपर कास्ट के लोग हैं। कॉमन पीपल के अंदर भी नेशनलिज्म की भावना आनी चाहिए, ना कि सिर्फ रिच पर्सन के अंदर आना चाहिए। ठीक है। तो जॉन गॉटफ्राइड कौन थे? जर्मन फिलोसफर थे। सो राइट, इस क्वेश्चन का आंसर वैसे क्या बनेगा? ऑप्शन बी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है हु फॉर्म द यंग इटली। यंग इटली किसने बनाई थी? मैज़नी ने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट मेजर इशू वाज क्रिटिसाइज्ड बाय लिबरल नेशनलिस्ट? कौन से बड़े बड़े इशू को क्रिटिसाइज किया गया था लिबरल नेशनलिस्ट ने? किसके नेशनलिस्ट में कौन से इश्यूज को क्रिटिसाइज किया था? ऑप्शन ए सेंसरशिप लॉ टू कंट्रोल द प्रेस, बी
preservation of the church, C, a modern army, D, efficient bureaucracy. So 45 क्वेश्चन का राइट आंसर है A. सेंसरशिप लॉ टू कंट्रोल द प्रेस. लिबरलिज्म के क्वेश्चन को आपको याद करना है कि लिबरल जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने किसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी. सेंसरशिप लॉ टू कंट्रोल द प्रेस, क्योंकि जो प्रेस है यानी हमारी प्रिंटिंग प्रेस है उस पर जो गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर रहे थे उसकी फ्रीडम के लिए, उसकी लिबर्टी के लिए, कंट्रोल ऑफ प्रेस, प्रेस की लिबर्टी के लिए उन्होंने रेवोल्यूशन किया था. क्लियर. तो क्या आंसर है? कंट्रोल टू प्रेस, सेंसरशिप लॉ टू कंट्रोल द प्रेस, यानी वो प्रेस को लिबर्टी चाहते थे, प्रेस को फ्रीडम चाहते थे, प्रेस की फ्रीडम होनी चाहिए. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 46. व्हाट मार्क ग्रीस एज इंडिपेंडेंट नेशन. ग्रीस को कब इंडिपेंडेंट मिली थी? ऑप्शन ए 1832, बी 1830, सी 1849, डी 1897. तो 46 क्वेश्चन का राइट आंसर है ए 1832. और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है व्हेन दे स्टार्टेड स्ट्रगल. उन्होंने स्ट्रगल कब स्टार्ट की थी? 1821 में. स्टार्टेड struggle for independence. क्लियर. ये दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 47. एट विच प्लेस वॉज द फ्रैंकफर्ट असेंबली हेल्ड. फ्रैंकफर्ट असेंबली कहाँ पर हुई थी? एट द प्लेस ऑफ द प्रूशिया, एट द प्लेस ऑफ वर्साइल, सी एट द चर्च ऑफ सेंट पानली, डी नन ऑफ दीज. सो राइट ऑप्शन इज 47 का राइट ऑप्शन है सी, एट द चर्च ऑफ सेंट पानली. क्वेश्चन नंबर 48. हाउ डिड कैरोल कुरपिंस्की सेलिब्रेटेड नेशनल स्ट्रगल. A. operas, B. play, C. book, D. poetry. कोल कुरपिंस्की ने नेशनल स्ट्रगल को कैसे स्प्रेड किया था? तो किससे किया था? 48 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ओपराज. क्वेश्चन नंबर 49. यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन केम इनटू एग्जिस्ट अंडर एक्ट. यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम कब बना था? ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम कब बन गया था? ऑप्शन ए द एक्ट ऑफ यूनियन 1707, बी टैक्स रिफॉर्म एक्ट 1789, सी कम्युनिकेशन एक्ट 1798, डी प्रेस एक्ट 1801. सो राइट ऑप्शन इज ए द एक्ट ऑफ यूनियन 1707. क्लियर. और ये कब बना था? क्योंकि स्कॉटलैंड को किस में मिला दिया गया था? ब्रिटेन में. ब्रिटेन में मिला दिया गया था. तो स्कॉटलैंड और ब्रिटेन को जब स्कॉटलैंड ब्रिटेन में मर्ज कर दिया गया था तो उसका नेम चेंज होकर क्या बन गया था? ब्रिटेन का नेम चेंज होकर क्या बन गया था? यूके. क्लियर. यूनाइटेड किंगडम. और कौन सी एक्ट के अंडर हुआ था? द एक्ट ऑफ यूनियन 1707. सो राइट ऑप्शन इज ए. 49 क्वेश्चन का राइट आंसर है ए. क्वेश्चन नंबर 50. पिक द करेक्ट डेफिनेशन टू डिफाइन द टर्म plebiscite. Plebiscite is the direct vote by which only the female member of a region are asked to accept or reject a proposal. B. Plebiscite is a direct vote by female members of matriarchal system of accept, reject a proposal. C. Plebiscite is a direct vote by only a chosen few from the total population of a particular region to accept or reject a proposal. D. Plebiscite is a direct vote by which all the citizens of a region are asked to accept or reject a proposal. So question number 50 का राइट आंसर है D. प्लेबिसाइट क्या है? डायरेक्ट वोट सिटीजन को दिया जाता है कि फैसिलिटी दी गई थी जिसके अंडर पब्लिक को, गवर्नमेंट को रिजेक्ट और एक्सेप्ट करने का राइट दिया जाता है. यानी थ्रू वोट पीपल कैन रिजेक्ट और एक्सेप्ट द गवर्नमेंट. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 51.
वट वर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रिम ब्रदर्स इन द नेशन बिल्डिंग? नेशन बिल्डिंग में ग्रिम ब्रदर्स का क्या रोल था? कैसे उन्होंने अपने नेशनलिज्म को स्प्रेड किया था? सबसे पहले ग्रिम ब्रदर कहाँ से बिलोंग करते थे? जर्मन से। देवर जर्मन। ग्रिम ब्रदर्स कौन थे? जर्मन थे। क्या थे? जर्मन। क्लियर? और उन्होंने किसके थ्रू, कैसे, व्हाट वाज द मीडियम? उनका मीडियम क्या था टू स्प्रेड द नेशनल फीलिंग्स? नेशनलिज्म फीलिंग को स्प्रेड करने में उन्होंने कैसे स्प्रेड किया था? फेरी टेल्स, फोक टेल्स, ओपराज, म्यूजिक। तो 51 का राइट आंसर है ए, फेरी टेल्स। वो उन्हें पुरानी फेरी टेल्स यानी पौराणिक परियों की कहानियां यानी कोई काल्पनिक कहानियां सुनाकर पब्लिक को नेशनलिज्म की भावना स्प्रेड की थी। 52. Who was proclaimed the king of United Italy in 1861? 1861 में यूनाइटेड इटली के राजा किसको बनाया गया था? ए, विक्टर एमिल सेकंड, गिसिपी गैरिबाल्डी, कावोर, नन ऑफ दीज। सो राइट ऑप्शन इज ए। ये हम कर चुके हैं क्योंकि ये कहाँ के पहले किंग थे? पिडमोंट सर्डिनिया के किंग थे और इन्होंने ही अपने चीफ मिनिस्टर कावोर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी इटली के यूनिफिकेशन की। और उस आफ्टर यूनिफिकेशन विक्टर एमिल सेकंड was proclaimed the king of United Italy. So right option is A. Question number 53. What is the meant by Das Volk? दास वोल्क का मतलब क्या है? रिच पीपल, बी कॉमन पीपल, सी प्रीस्ट, डी चीफ मिनिस्टर। 53 दास वोल्क का मतलब होता है कॉमन पीपल। सो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54. व्हाट वाज द जर्मेनिया? जर्मेनिया क्या है? जर्मेनिया एलेग्री ऑफ जर्मन। यहाँ पे कंप्लीट नहीं लिखा स्टूडेंट, मैं लिख देती हूँ एलेग्री। एलेग्रीज ऑफ जर्मन। क्लियर? व्हाट वाज जर्मेनिया? एलेग्रीज ऑफ जर्मन। What was L? L क्या था? L क्या था? The measure of cloth, B toy, piece of wood, D none of these. So right option is measure of clothes. A is the right answer. Question number 56. Who was Lord Byron? A German poet, B English poet, C American poet, D Austrian poet. Question number 56 का right answer है B English poet. लॉर्ड बायरन कौन थे? इंग्लिश पोइट थे। और इन्होंने ग्रीक स्ट्रगल में, ग्रीक इंडिपेंडेंस के टाइम उन्होंने फंड भी इकट्ठा किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 57. द पोलिश पीपल यूज डैश डांस मेकिंग द नेशनलिस्ट सिंबल्स। पोलिश पीपल ने कौन से डांस फॉर्म को नेशनलिस्ट सिंबल माना था? पोलोनाइज, मजोर्का, सी भांगड़ा, डी ए एंड बी। सो राइट ऑप्शन इज डी ए एंड बी, पोलोनाइज एंड मजोर्का। 58. Who was proclaimed the German Emperor of United Germany? जर्मन में यूनाइटेड जर्मनी का किंग किसे प्रोक्लेम्ड किया गया था, किसको बनाया गया था? केसर विलियम फर्स्ट, बिस्मार्क, कावोर और नन ऑफ दिस। सो राइट ऑप्शन इज ए। 59. What were the men and Germania? A. Allegory of French and German nation, B. Allegories of England and France, C. Allegories of Italy and France, D. Allegories of Japan and England. So right option is A. Allegory of French and German. मैरिन किसकी है? फ्रांस की। और जर्मेनिया किसकी है? जर्मनी की। क्वेश्चन नंबर 60. Which Italian patriot organized a group of soldiers known as Red Shirt? किस इटालियन पैट्रियट ने यानी देशभक्त ने एक सोल्जर्स का ग्रुप बनाया था जिसका नेम क्या रखा था? रेड शर्ट्स। तो वो कौन थे? ऑप्शन ए गैरिबाल्डी, सी बी मेज़नी, सी कावोर, डी बिस्मार्क। बिस्मार्क तो आपको पता है प्रूशिया का है, इसलिए ये तो बिल्कुल ही कट हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन इज ए गैरिबाल्डी। 60 का राइट आंसर है गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी ने क्योंकि इटली से भी बिलोंग करते हैं और इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी सोल्जर्स की जिसका नेम क्या रखा था? रेड शर्ट। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको
हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप के 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं। आई होप आपको सब क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और आई एम श्योर कि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।